अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हदिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है लूज टॉक विद इमरान खान। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है लूज टॉक विद इमरान खान ओवर पाकिस्तान क्राइसिस, डॉक्टर मनीष कुमार कैपिटल। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, इंटरव्यू दे रहे हैं मेरे ख्याल में। डॉक्टर मनीष लूज टॉक आपको पता है क्या था? वही वाला है ना, इमरान खान की जो कॉपी करते हैं। बताऊंगा मैं। नहीं, क्या था ये लूज टॉक, क्या था? एक नमस्कार, एंड में बताऊंगा। लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। आज उनसे हम बात करेंगे कि क्यों उनकी सरकार चली गई, क्या उनसे गलतियां हुई और क्यों सारे अपने लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। इमरान साहब ये अच्छा था। क्या हो गया? पता नहीं, मेरे को लग रहा है टोट के वगैरह टूट के काम छोड़ करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? अब आप देखें कि भाई जब मेरे जैसा बंदा जिसे कि पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है ना, वो बंदा अगर पी फॉर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो क्या होना, और वो कैसे बनेगा? तभी बन सकता है कि या तो भाई उसकी कोई पैंट हो या उसके पास कोई ऐसा चीज़ मिल गई हो जिसकी वजह से वो जो है ऊपर हो जाए। तो मेरे पास तो ये ब्लैक मैजिक ही था जो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप मुझे देखना मत, मैं आपसे निकाह करूँगी और आप देखना बन जाओ। अच्छा, कितने लोग हैं दुनिया में? लेकिन सुना कि वो तो भाग गई, तलाक देने वाली है। अब आप देखिए, वही एक और बात देखिए, आप वो गई। पति ने बोला कि मेरा चेहरा मत देखना, मैं नहीं देखा। अब समझ में आ रहा है क्यों ना देखना, क्योंकि वो अगर सामने आके बैठ के मैंने तो देखा ही नहीं आज तक। तो भाग गई, मतलब चली गई, मतलब इस वजह से चली गई कि भाई ना तो मैं अभी जब रहा हूँ, ना मेरे पास कोई डिग्री वगैरह है, ना मेरी जी। मैं तो फायरिंग करने जाता हूँ तो लोग मना करते। तो सब चीज़ ही पोर्टफोलियो विदाउट एनीथिंग हो गया हूँ मैं इस समय। अब ये बताइए, आपने कहा भाई आखिरी वक्त तक मैं लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया उस समय आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, इतनी फजीयत नहीं होती। हंस रहे हैं लोग आपके ऊपर। क्या बताऊँ मैं आपको? देखें, ये जो मतलब अभी आप देखना, जब मैं आपके ऑफिस से निकलूँगा ना तो कितनी मुश्किलों से निकलूँगा। मुझे कुर्सी का ऐसा मतलब ऐसा प्रेम हो गया है ना कि मैं जब भी किसी कुर्सी पर बैठना छोड़ता नहीं। मेरे घर के अंदर 395 कुर्सियाँ हैं, क्यों? जिसमें मैं एक बार टेक देता हूँ ना अपने, उसके बाद मुझे उठाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मन करता है वहीं चिपका रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, बसा रहा हूँ, वहीं से अपनी सियासत शुरू कर दूँ। तो बस बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वही वाली बात है कि देखिए जी, ये अब जो जलता हुआ बुझता हुआ दिया होता है ना, वो बार बार तो फड़फड़ाता तो है, तो बस वो फड़फड़ाहट चल रही है। मैंने कहा जितने लोग हैं देख लूँ कौन मेरे साथ है कौन नहीं है। वक्त तो क्या है, चांटे तो लगी रहे हैं। मैंने कहा 2-4 और से ही पड़ गए। मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, आपका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी, ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, उदास हैं, क्या है अंदर, क्या चल रहा है? मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं चल क्या रहा है। मतलब आप देखें, एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर साहब मुझे बीमारी हो रखी है, आप दवाई दे दें। डॉक्टर होता है भुट्टो का बेटे की तरह, एकदम आलू का पराठा। वो क्या करता है, उसको ऐसी दवाई देता है कि ना तो उसको मतलब बुखार ही जाता है, ना उसको सर का दर्द ही जाता है, और 3 बीमारियाँ और हो जाती हैं। तो वो जिस तरीके से बैठा होता है ना कि यार लूज मोशन भी लग रहे हैं, हो सकता है कि मेरे को बुखार भी हो सकता है कि मेरे को कुछ और चीज़ हो सकता है मेरे को कुछ और चीज़ हो, तो वो एक्सप्रेशन लेके मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरे तोते उड़ चुके हैं। एक तरफ बजवा ने बजा के नहीं कर दी, एक तरफ बीवी भाग गई, एक तरफ कुर्सी चली गई। रब्बा मैं की अरे अब ऐसे ऐसे इतना अच्छा, ये ठीक नहीं लगता है, ये ठीक नहीं लगता है। आप इंटरव्यू में ऐसे रोएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये कुर्सी गया है, कोई किसी की मौत थोड़ी हुई है, कोई मैयत पे आप थोड़ी आए हुए। राजनीति है, कुर्सी आएगी जाएगी। आप नहीं समझ रहे। मैं आपको बताऊं, ये कोई मोदी जी की कुर्सी थोड़ी है कि जो भाई अपना शेर की तरह बैठा बंदा और शेर की तरह जाएगा या जो भी है। यहाँ पे मैंने पता नहीं कितने लोगों से पैसे ले रखे हैं, कितने लोगों से मतलब रूस जाता हूँ
तो अमेरिका वाला रूस जाता है, अमेरिका वाले के पास जाता तो रूस वाला वैसे पुतन यूँ करके मुझे सपनों में आता है कि कुछ जो भी वो बोलता है मेरे लग गए यार। इंडिया से मेरे को कोई मदद नहीं आ रही है, मेरे सारे के सारे पते पिट गए, राहुल, मम्मी जी, दमाद जी, सिद्धू जी, बरका छत, रवीश पवीश सब अंदर बड़े पड़े, मेरे कुछ नहीं हो रहा। मैं इस करके मेरा रोना आ गया, वरना मैं आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, आई यूज्ड टू बी क्रिकेट। अब लोग ये कह रहे हैं कि बाजवा आपको छोड़ेंगे नहीं, जो भुट्टो को जैसे लटका दिया गया जेल के अंदर, ख़त्म कहानी। ओ जी तुसी मेरी मतलब क्या करने के लिए बुलाया आप मुझे बताओ, मैं वैसे बड़ी नर्वस उसमें हूँ और आप और बता रहे हो गंदी बातें नहीं करते सर। देखिए रिक्वेस्ट है, मैं फिर देखो ना मैं कुर्सी छोड़ पाऊँगा ना मैं आपके जवाब दे पाऊँगा। आप बोलो कि आपको कुछ ग्रीट करेंगे कुछ करेंगे तो समझ में आता है, फेयरवेल देंगे समझना, आप तो सीधा ही खर्च करके उड़वा रहे हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है पाकिस्तान में जो होता है मैं उसी के आधार पे, मैं ये नहीं चाहता कि भाई आपको खर्च करके उड़ा दिया जाए, लेकिन जो पाकिस्तान में पहले हुआ है उसी पे मैंने सवाल पूछा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज अपने टॉयलेट सीट पे नहीं बैठ पाता, मैंने कहा इनका पता नहीं लगता कहाँ पे बम लगा दें और मेरे बम छोड़ जाएं ऊपर। ओ माय गॉड, यकीन मानेंगे मैं अपने यहाँ ऑफिस आने में जब तक है आने में मेरे को 3-3 घंटे लगते हैं। क्यों? मैं कार के अंदर देखता हूँ कहीं कोई किसी मतलब सॉरी कहीं कोई बम नहीं लगा हो, कहीं कोई रिमोट ना हो। गाड़ी के अंदर मैं हॉर्न बजाता हूँ ना, टू की आवाज़ आती है, मैं चारों तरफ मेरी गर्दन पूरी घूम जाती है। मैं क्या यार कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि जिसके अंदर भाई चौथी गाड़ी में चलता हूँ, तीसरी में चलता हूँ, कोई ना कोई बता देता है। चलता मैं क्या हूँ, क्या चलती ही वही है, बाकी में पेट्रोल का होता है, वो तो पैर से चला रहे होते हैं। बहुत बुरी हालत है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप अचानक से इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, क्या इरादा है वहाँ से फिर वापस हिंदुस्तान आने का? मैं तो आपसे भी पूछने आया था कि जी कैपिटल टीवी कोई काम वाम मिल जाए मुझे बता दो, पाकिस्तान में रिपोर्टिंग कर लूँगा मैं। एक ने करी थी उसके ऊपर, वो कौन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसको पिक्चर मिल गई थी, मैं भी वहाँ से कर दूँगा। शायद आप मुझे कोई फिल्म वगैरह ऑफ़र कर दे, आपके यहाँ बड़े सारे डायरेक्टर हैं, तो आप देखो अगर कुछ हो मेरे लायक तो। क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ 20 करोड़ हैं, आपके यहाँ तो इतने सारे हैं, मतलब जो ये वाला जो गैंग है ना जाति वाला, वो तो हम 10 करोड़ तो इधर भी है ना, वो भी बुला रहे हैं मुझे। मैंने कहा पर तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे जिस तरीके से मैं उखड़ा हूँ ना वैसे तुम सब उखड़ोगे, चिंता मत करो। तो मैं तो अब बिल्कुल एकदम शांत होकर के बैठा हूँ, कोई काम दे देगा काम कर लूँगा मोदी जी के संरक्षण में। मैंने सुना कि आपने जब आपकी सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में हार गई तो आपने फवाद चौधरी को बुला करके उसकी कुटाई की। एक बात बताओ मुझे, किसी को आप हाथ से मारते हो, किसी को चप्पल से मारते हो, किसी को पंखों से मारते हो, किसी को लातों से मारते हो, किसी को बम से मारते हो, किसी को गोली से मारते हो। वो आपके ना मैंने पिक्चर देखी थी एक मिस्टर रजनीकांत की, उसको गोली मारता ठप करके गोली तो गोली निकल जाती है। वो इस तरीके की गेंडे की खाल वाला, जितना मर्जी मार लो कंजर उतना वही रहना। ट्वीट आज तक उससे ढंग से हैंडल हुआ नहीं, ज़िंदगी उससे आज तक कभी हैंडल हुई नहीं। मैंने उसको इंसान बनाया और मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोल रहा था, मतलब मन तो मेरा होता कि तोड़ कर रख दूँ, और मैं कुछ कर नहीं सकता था। मुझे भी पता है कि फिर पता लगा कि गेंडा मेरे ऊपर ही बैठ गया तो मेरे तो अल्लाह अकबर हो जाना। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी जो आपकी बेइज्जती हुई है, इसका जो नतीजा आपके जीवन पे होगा वो क्या निकलने वाला है? देखिए एक बात का तो मैं इस कौम को बड़ा कायल हूं। आते ही जो इन्होंने मेरे हाथ में कटोरा फड़ा दिया था ना, मेरे को एक बात तो समझ में आ गई थी कि अब इज्जत विज्जत तो गई तेल लुभाने। आप तो बस कटोरा उठाओ कहीं भी निकल लो। तो जब मैं अलग अलग देशों में कटोरा लेके पहुंचा, लोगों ने कटोरे में कुछ डाला भी, कुछ लोगों ने घी बांध दिया, कुछ लोगों ने चावल बांध दिए, कुछ लोगों ने दालें बांध दी, कुछ लोगों ने मुर्गी शुर्गी भी बांधा। हमने भी वो सब किया क्योंकि मुर्गी मुझे चाहिए थी, वाइफ कह रही थी कटेगी तभी तुम बचे रहोगे। बट इतनी बेइज्जती हो गई है ना, इतनी ज़्यादा, मतलब तो मेरे को अब आई एम हैबिचुअल टू इट। अगर 3 दिन बेइज्जती ना हो ना मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बेइज्जती करो पैसे दो, बेइज्जती करो पैसे दो। मैं तो थोड़े दिन में टिकटें लगाने वाला हूँ। नया काम यही है कि बेइज्जती करो, आओ और पैसे दे के जाओ। लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के रिजीम में ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ
कि आप वहाँ गधों को एक्सपोर्ट करने लग गए, गधों का मीट वहाँ बाज़ार में बिक रहा था। ये पूछा आपको पता है इतिहास में लिखा जाएगा आपका नाम? इमरान खान वही प्रधानमंत्री जिसके रिजीम में गधे की सप्लाई होती थी। आप देखें, आप गधे पे मेरी तरफ देख रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई गल नहीं, वक्त दी गल है। आप सुनो, गमले मैंने बेचे ऑफिस की, गाड़ियाँ मैंने बेची ऑफिस की, पूरा बैंक्वेट हॉल बना दिया पीछे ऑफिस के मेरे ना, पीएम हाउस के पीछे शादियाँ कराता था मैं वहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने गैरती बेचती तो फिर गधे बेचने में क्या हो रहा है? मैंने बेचे लेकिन फिर भी ये गधा रह गया, ये खवाचो, इसको भी बेचना था। ये तो सब में आ जाता ना, ये भैंसों में भी आ जाता, सुअरों में भी आ जाता, और ये गधों में भी आ जाता। तो भैंस तो आप बेचे ही, भैंस के साथ साथ इसको भी बेच दिया होता। वो जा नहीं रही थी, भैंसों ने टांग मार मार के इसको बाहर निकाल दिया ग्रुप से, कहते ये हमारे लायक भी नहीं इसको। आप अब ये बताइए कि आपको अब कैसा लगेगा कि अब वहाँ पे फिर से नवाज शरीफ की पार्टी, उस पार्टी के प्रधानमंत्री, फिर से वो भुट्टो का लड़का आपके ऊपर तंज कसेगा, कैसा लगेगा? मैं मिलना ही नहीं, मैं छोड़ देना। मैंने आपको पता ही है, मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है ना, उसके हाथों मैंने सारा पैसे, सारे जो भी गोल्ड वगैरह इकट्ठा किया था, जो भी स्विस बैंकों में पैसे, सब चीज़ें दे दवा के कोड उसको भेज दिया बाहर। नाउ इट्स माई टर्न टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जी अब मेरा एक ही सपना था बचपन का कि मुझे एक बारी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया, तेल लगवाओ, 80 का पार है, ख़त्म कहानी जी। लेकिन ये आपको मालूम है कि जब आप भाग जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे, अभी तो जब आप थे तो लोग कहते थे भाई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अब लोग कहेंगे भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर। की फ़र्क पैंदा है जी? एक गल दसो तुसी, जो बंदा भीख मांग मांग के जिंदगियां बसर कर रहा हो और वो भी उनका वज़ीर आज़म है जी, तो फिर अगर वो कोई थूका थाकी भी चल रही है, आपके यहाँ कौन सा बंदा है वो? आपका केजरीवाल। हाँ, वो केजरीवाल, उसके ऊपर भी तो लोग फेंकते ही हैं, तब भी उसने बंदे ने देखो अलग अलग जगह चीज़ें कर, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं ना। तो मैंने कहा ठीक है, तुम बेइज्जती कर ली ना, अब कहीं भी कोई भी तारीख में आ जाए, मैं तो पार जा कर के इंजॉय करना है। जो नवाज शरीफ ने छोड़ा था उसमें से जो मैंने खाया है, मतलब जो भी मैंने बचाया है, वो मैंने बाहर जा करके अपनी लाइफ जो है सेटल करनी है। और चौथी की हमारे यहाँ अलाउड है, चौथी यहाँ करूँगा शादी, या तो बाहर ही कर लूँगा। इंजॉय माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ आउट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब वही काम आप करेंगे जो पहले आप किया करते थे पॉलिटिक्स में आने से पहले। प्ले बॉय। या आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फ्यूचर लाइफ के लिए। तो ये थे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। फिर हम किसी और शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे लूज टॉक में। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। 13-14 मिनट की वीडियो। जी जनाब। अच्छा, एक चीज़ मैं सोच रहा था पूरी वीडियो के दरमियान में, 3 दिन तक दलील लाऊं, मुझे ये चीज़ याद रहेगी। मुझे नींद नहीं आती। मैं एक चीज़ वीडियो के दरमियान में सोच रहा था कि हम पाकिस्तानियों को शायद ही इंडिया की पॉलिटिशियन का इतना पता हो जितना इन्हें पता है। इन्हें पता है। अच्छा, मैं पता है क्या सोच रही थी, भुट्टो का लड़का। हाँ, सब चीज़ें, यानी कि उनको एक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। वैसे वो भुट्टो का है नहीं, भुट्टो का ही तो है, बेनज़ीर भुट्टो। देखिए मेरी बात सुने, नस्ल चलती है बाप से। अब मुझे पता था वो जरदारी का बेटा है। माँ की बात कर रही हूँ। वो जरदारी वो का, हर कोई माँ से ही उनको लेकर। खैर बहरहाल भुट्टो का लड़का भी नहीं है ना, फिर लड़का भुट्टो की तो क्या है? बेटी का लड़का है ना। भुट्टो की बेटी भी तो भुट्टो ही थी ना। बेनज़ीर भुट्टो पूरा नाम था। तो वो उनको ही, उनके ही शिजरे नस्ल को लेकर चलते। मसला ये नहीं है। और मैं समझी आप कहने वाले थे कि लड़का नहीं था। ये भी कुछ हद तक दुरुस्त है। खैर बहरहाल ये है कि काफ़ी नॉलेज है और जिस तरीके से उन्होंने कंटेंट तैयार किया, शायद पाकिस्तानियों को अभी ये नहीं पता होगा। उनकी वो बात हो रही थी कि इन्हें मैंने नोट किया है कि हमारी सियासत पे इनकी गहरी नज़र है। अच्छा, आपको पता है थोड़े दिनों पहले हमारे न्यूज़ चैनल पर, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ARY हो गया, एक्सप्रेस हो गया, इसके ऊपर एक हेडलाइन चल रही थी। हेडलाइन में ये दिखाया जा रहा था कि राहुल गांधी ने
एक स्टेटमेंट जारी किया बाकायदा, ये जो हमारा रिजीम पलटी है और ये हमारा जो हुकूमत गई है, इमरान खान को गिराया गया और इसके पीछे जो भी मसले मसाइल हुए सब पे उनकी गहरी नज़र थी। और उन्होंने कहा मोदी जी तो क्यों इतने वेपन्स खरीदे, उन्होंने इतने बेशकीमती हथियार क्यों लेकर रखे हैं यार, उनको तो कोई बताए कि पाकिस्तानी तो 1 करोड़ में ही बिक जाते। मतलब मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर धस जाऊँ, दफन हो जाऊँ, गरक हो जाऊँ, मतलब बिल्कुल मर जाऊँ उस वक्त। कि कोई दूसरा कंट्री वाला, कोई एक आपका नेबरिंग कंट्री या एक ऐसा कंट्री जिससे आप अलग हुए हो और वो आपके बारे में ऐसी राय रखता है या आपकी चीज़ों पे उसकी नज़र बनी हुई है और उसके बाद वो अपने प्राइम मिनिस्टर को ये सलाह या मशवरा दे रहा है कि आपने तो फजूल में इतने पैसे लगा दिए कि हम उनसे लड़ेंगे या कभी कोई बुरे हालात हो जाएँ तो कोई बात ही नहीं है, डजंट मैटर, ये तो हमारी जेबों में 1-1 करोड़ देकर इनको खरीद लेंगे आराम से। हम अरबों रुपए के मिसाइल खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, मतलब। तो उससे बेहतर ये है कि इनकी तो पूरी गवर्नमेंट ही बिकी हुई है। आपको पता है इमरान खान अभी जो लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा खड़े हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनमें भी कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ झोल झाल कर देते हैं वो भी स्टेटमेंट्स को लेकर, लेकिन उन्होंने जो बहुत ज़्यादा लोगों को निशाना बनाया ना, तो उन्होंने इन्हीं बातों को लेकर बहुत निशाना बनाया है कि लोगों के नज़दीक हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हम बतौर एक कंट्री तो हैं, आज़ाद हैं, हम दिखते हैं एक डम्मी के तौर पे हम दिखते हैं वज़ीर कि हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि हम आज़ाद हैं, टैग लगा हुआ है कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, लेकिन अंदर से हम आज़ाद नहीं हैं। हम आज भी ग़ुलाम हैं अमेरिका के, दूसरे कंट्रीज़ की जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं। तो उन्होंने ये कहा अपने स्पीच के अंदर कि अमेरिकन के नज़दीक पाकिस्तानी वो कौम है जो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। इन चीज़ों को, इन स्टेटमेंट्स को सुनकर यकीन करें आप कि बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस दफन हो जाऊँ, मैं गरक हो जाऊँ, मैं मिट जाऊँ। ये हमारी सबसे पहले तो बेच सकते हैं या बेच चुके हैं, ज़मीन भी वतन भी माँ ही होता है, ठीक है ना, किसी का भी। तो अगर इस तरीके से अपने ज़मीर को बेचा और एक तरह से वतन का सौदा किया, जिसने भी किया, जिन MP ने जिसने भी किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी माँ को बेचा ना। एक वो वाली माँ होती है और उससे बढ़ के एक माँ, एक ज़मीन होती है, वतन होता है, कंट्री होता है, वो भी एक माँ की शक्ल होती है। तो एक खातून आई थी, अभी कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, जिसने बताया कि मुझे 2 जगह से 16 करोड़ की ऑफ़र आई थी। मुझे 2 जगह से 16 करोड़ की ऑफ़र आई थी, मैंने ठुकरा दी थी, मैंने मना कर दिया था नहीं। तो उन्होंने कहा हम आपको 16 करोड़ देते हैं, आप हमारी तरफ आ जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोग ख़रीदे गए हैं। और जब इस तरह से अपनी पार्टी को लोग छोड़ते हैं और किसी और की गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग इमरान खान के साथ थे वो भी ईमानदार नहीं थे। तो देखिए, इमरान खान अकेले जाके कुछ तो नहीं कर सकता ना। मिसाल के तौर पे इमरान खान यहाँ जा रहे हैं, इमरान खान वहाँ जाएंगे, सारे काम करेंगे। एक PM होता है ना, उसके हाथ में होता है अपनी टीम बनाना, ठीक है ना। अगर वो इस काबिल नहीं है, देखिए आप सब कुछ ठीक करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बने थे, लेकिन आपको जब पहले दिन, पहले महीने, दूसरे महीने आपको लगा कि यार मैंने तो बड़े ही वादे बड़े कर दिए और अगर मुझसे ये नहीं हो पा रहा और मेरी जो टीम बनी है या मेरे जो आसपास के लोग हैं, तो मुझे उनके कहने पर चलना पड़ रहा है, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो ये फ़ौरन ही आवाम के आगे बोलते, एक बेहतरीन किस्म की स्पीच देते। शुरू में जब इन्होंने 90 दिन का वादा किया था ना, तो 90 दिन के बाद ये आते, आज इनकी इतनी बड़ी रिस्पेक्ट होती। ये क्या कहते पता है कि क्या वजूहात हैं, मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं रिज़ाइन देता हूँ। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो होती है, यही चाहते हैं ना कि रिज़ाइन दें, मेरी बात सुनो, तो इनको जकड़ रहे थे। नहीं, पूरी वो शुरू की बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुने ना, पहले 3 महीने की जब ये PM बने थे, 3 साल पहले। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, एक होता है PM बनना, एक होता है मुल्क के लिए काम करना। ठीक है। सबसे पहले तो आपका फोकस क्या था? ठीक है। आपका फोकस था मुल्क के लिए काम करना, जो ठीक है। अगर आपको उस काम में रुकावट आ रही थी तो आप अपनी सीट से हट जाते कि मुझे मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं जिस काम के लिए आया था वो नहीं हो पा रहा। या फिर आप माने कि आपको सीट का नशा था, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, तब भी आप सीट के साथ लगे हुए थे। या तो आप ये माने नहीं, वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं सब सेट कर दूंगा, फिर हट जाते हैं ना, वो कोशिश नाकाम हो गई। नहीं, अब वो ये सोच रहे थे कि जब अगर मैं सीट को छोड़ता हूँ फॉर सपोज, तो फिर यही चोर डकैत, यही जो पहले ही गबन कर चुके हैं, जो मुल्क को खोखला कर चुके हैं, मैं आहिस्ता मामलात को ठीक कर रहा था। अच्छा, लोग इनको कहते हैं कि आपने तो कहा था कि मैं कर्जा नहीं लूँगा,
आपने फिर भी लोगों से फंड्स लिया, आपने फिर भी लोगों से कर्जा लिया, ज़्यादा लिया, बल्कि ज़्यादा लिया, तो वो ये कहते हैं कि मैंने जो भी लिया वो मैंने ज़्यादातर मतलब मैं मुल्क में इसलिए नहीं लगा पाया कि ये लोग जो बिगाड़ के गए थे इसको ही सुधारने में मुझे इतने साल लग गए। ये जो प्रीवियस जो हमने कर्जे लिए हुए थे, जो हमारे ऊपर कर्जे थे, और हमने प्रशांत धवन जी की वीडियो में भी देखा था ना कि कर्जे लेता है, हर कंट्री लेता है, फिर उसका एक टाइम होता है और फिर चुकाने भी होते हैं। इंडिया भी ऐसा करता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन कर्ज़ों को हमें चुकाना था, तो उसको चुकाने के लिए मैंने मज़ीद कर्जे लिए। मैंने कोई गबन नहीं करा, मैंने कोई करप्शन नहीं करी, और मैंने आखिरी मुमकिन हद तक कोशिश करी कि मैं सही करूं। आज अगर इमरान खान पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है तो एक इल्ज़ाम ज़रूर है कि इन्हें सिर्फ सीट चाहिए। ना अहल हर कोई कहता है। हमने कितनी वीडियोस मोदी जी की देखी, वो कहते हैं कि मुझे तो सत्ता से कोई लगाव ही नहीं है, मुझे तो वज़ीर आज़म बनने का कोई शौक़ ही नहीं है, मेरा तो ये कर्तव्य है, मेरी तो एक ड्यूटी है। मैं तो अगर इनके अंदर ये था तो ये मैं कहता हूँ आज इनका एक बहुत बड़ा नाम होता, और ये नेक्स्ट टाइम इलेक्शन करते, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होते, उसी टाइम ये 3 महीने बाद रिज़ाइन देते, दोबारा इलेक्शन होते, फिर क्या होता? फिर इनकी बड़ी एक रिस्पेक्ट होती। तब भी नहीं होती, तब भी मामला कुछ और होते। होता ये कि मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ इनको, ये करना चाहते थे सही, लेकिन हर चीज़ करप्ट हो। आप मुझे एक बात बताओ, आप कैसे आप जब पूरा घर ही आपका मैस बनाओ तो आपको नहीं समझ में आएगा ना कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। इनके साथ मसले मसाइल ये हैं, इनके साथ ये लाहक था कि ये कहते थे जहाँ मैं हाथ डालता हूँ वही चीज़ खराब बिगड़ी पड़ी है, मज़ीद उलझी पड़ी है। देखिए हर डिपार्ट का जो एक बड़ा बनता है वो भी करप्ट है, ठीक है ना। हाँ। वो ये अपनी मर्जी के जब बैठा सकते थे, जब इनकी अपनी गवर्नमेंट वही आपकी वाली बात है ना, ये तो हाँ। टुकड़ों पे ही आए थे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आवाम के सामने अपने आप को क्लियर कर देते, सीट छोड़ देते, दोबारा इलेक्शन होते, अच्छा, तो शायद इनकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है और ये अपनी गवर्नमेंट बना सकते थे बगैर किसी मोहताज। अच्छा मैं एक और बात बोलूँ आपको, जो रिस्पेक्ट वाली आप बात कर रहे हैं ना, वो अब भी इनकी वो रिस्पेक्ट है। पूछे क्यों? जो लोग पहले इनके साथ नहीं खड़े थे ना, वो अब इनके साथ खड़े हैं, और अभी तरीके से तफसील से अब ये आएंगे। वो पहले आए थे खोखले तरीके से, 4 इसकी सीट थी, 2 इसकी थी, 3 इसकी थी। अब आवाम कहती है कि हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, ये हमारी जिद बन चुकी है, अब यही आने चाहिए। तो अब जब ये आएंगे ना, तरीके से आएंगे बिल्कुल। अब ये खोखले हो सकता है कि हाँ, जो गलतियां की, हाँ, जो वीकनेस थी ना, कि जैसे मैं आपको आप कहते हैं हर मामले का, हर इदारे का एक बड़ा होता है, वो हर इदारे का एक बड़ा जो होता है ना, वो भी करप्ट था, और वो पहले से कोई पीपल्स पार्टी का बैठा हुआ था, कोई PMLN का बैठा हुआ था। सही हो तो फिर नीचे सख्तियां हो सकती। एग्जैक्टली। अब ये किस को, अच्छा ये भी कहते हैं, इन्होंने कई बार कहा दबे छुपे लफ्ज़ों में कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, मेरे हाथ पाँव जैसे बांधे गए थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जंजीरों में जकड़ चुका हूँ, मैं कुछ करना भी चाहता था तो मुझे करने नहीं दिया जाता था। ये एग्जैक्टली किसी की तरफ फाइंड आउट नहीं कर रहे थे, बस यही कह रहे थे कि मैं अपनी हुकूमत में बहुत सारे काम नहीं कर पाया। लेकिन अब जब ये आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो चाहेंगे वो होगा। खैर देखते हैं इन फ्यूचर इलेक्शन कब होते हैं और फिर ये आते हैं, किस तरीके से क्या मामला होते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं होंगे, कम से कम 6 महीने शायद, तो बहुत बिगड़े। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। एक फ़नी कॉमेडी वीडियो थी और बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही मालूमात करके बनाते हैं। लूज टॉक उमर शरीफ, मोइन अख्तर और उसका एक प्रोग्राम होता था, अनवर मकसूद और मोइन अख्तर का एक प्रोग्राम होता था, उसका नाम था लूज टॉक। ठीक है, तो अभी दोबारा है, तो ये उन्होंने मतलब नाम किया उनका, इस तरह से इंटरव्यू कर। खैर दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।